2 हफ्तों के अंदर उस एक खत ने पूरे बंगाल को हिला कर रख दिया। 6 अप्रैल 2013 एक आदमी एक होटल के कमरे में बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो लिख रहा है 18 पन्ने। उसने पहले ही लिख दिया, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। लेकिन यह सुसाइड नोट नहीं था, यह बम था। उन 18 पन्नों में 22 नाम थे, नेताओं के नाम, मंत्रियों के नाम, सांसदों के नाम, अधिकारियों की पत्नियों के नाम। हर नाम के साथ एक रकम थी। किसने कितना दिया, कब दिया, क्यों दिया। उस आदमी का नाम था सुदीप्त सेन। और अगले 2 हफ्तों में उस एक खत ने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। 17.5 लाख लोग का पैसा डूब चुका था। 200 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके थे। 30,000 करोड़ रुपए गायब। और वो पैसा कहाँ गया, ये राज आज भी पूरी तरह नहीं खुला। ये कहानी है बोंजी की। बोंजी और बंगाल को मिलाकर बना एक शब्द, जो बंगाल का सबसे गहरा, सबसे काला, सबसे डरावना राज बन गया। ध्यान से सुनिए, हर साल की जानकारी के साथ, क्योंकि यह कोई साधारण घोटाला नहीं था। 2006 बंगाल में वामा मोर्चा की सरकार है। कांग्रेस केंद्र में है। एक आदमी कोलकाता की गलियों में घूम रहा है। उसके पास कोई बड़ा घराना नहीं था, कोई पुराना दौलत नहीं थी, लेकिन एक जबरदस्त हुनर था बातें करने का। सुदीप्त सेन। उसने शारदा ग्रुप बनाया। 200 से ज्यादा कंपनियां, हर कंपनी का अलग नाम, लेकिन काम एक, लोगों से पैसा जमा करो और वादा करो दोगुना वापस मिलेगा। ये पोंजी खेल था। पोंजी खेल का मतलब नए निवेशकों का पैसा लो, पुराने निवेशकों को उसी से चुकाओ और बीच में खुद खाओ। ये तब तक चलता है जब तक नया पैसा आता रहे। जिस दिन नया पैसा बंद, उस दिन सब कुछ ढह जाता है। लेकिन सुदीप्त सेन जानता था, इस खेल को लंबे समय तक चलाने के लिए ऊपर से आशीर्वाद चाहिए। और वो आशीर्वाद उसने खरीदा करोड़ों में। 2006 से 2009 तक शारदा ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता गया। एजेंटों का जाल बिछता गया। बंगाल के हर जिले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में एजेंटों को मिलता था 25% से ज्यादा का कमीशन। सोचो, अगर कोई तुम्हें कहे कि दूसरे को समझाओ और हर 100 रुपए पर 25 रुपए तुम्हारे, तो कौन मना करेगा। यही लालच था और यही जाल था। 2009 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने पहली बार शारदा ग्रुप पर सवाल उठाए। सेबी ने कहा, ये कंपनियां बिना लाइसेंस के सामूहिक निवेश योजनाएं चला रही है, ये गैर कानूनी है। सेबी ने नोटिस भेजा। क्या हुआ? कुछ नहीं। राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया और शारदा ग्रुप चलता रहा। 2009 में ही कुछ और हुआ। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कुणाल घोष एक पत्रकार से नेता बने शख्स शारदा ग्रुप के करीब आए। घोष शारदा के मीडिया साम्राज्य के मुख्य अधिकारी बने। तनख्वाह 16 लाख रुपए प्रति माह, हाँ 16 लाख हर महीने। और उनके साथ थे सांसद सृंजय बोस, जिन्हें मीडिया संस्थान के लिए 60 लाख रुपए प्रति माह दिए जाते थे। और बदले में क्या मिला? सुदीप्त सेन ने खुद अपने खत में लिखा, उन्होंने मुझे वादा किया था कि वो मेरे कारोबार को राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी से बचाएंगे, यानी संरक्षण का सौदा, पैसे दो और खुलकर ठगो। 2011 बंगाल में सत्ता बदली। वाम मोर्चा आया गया, तृणमूल कांग्रेस आई और शारदा ग्रुप के लिए ये सोने का दौर था। नई सरकार, नए संपर्क, नई सुरक्षा। शारदा ग्रुप ने मीडिया साम्राज्य बनाया। 8 अखबार, 5 भाषाएं में, एक टेलीविजन चैनल, 1500 से ज्यादा पत्रकार। सोचो, एक चिट फंड कंपनी जो गरीब लोगों का पैसा जमा करती है, वो 1500 पत्रकारों को तनख्वाह देती है। ये पैसा किसका था? उन बुजुर्गों का जिन्होंने जिंदगी भर जोड़ा, उन किसानों का जिन्होंने फसल बेची, उन विधवाओं का जिनके पास बस यही था। 2011 में शारदा ग्रुप ने फुटबॉल में भी पैसा लगाया। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, बंगाल के 2 सबसे प्रतिनिधि क्लब, दोनों को पैसे मिले। और यहाँ तक कि अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी को कलकत्ता लाने के लिए भी शारदा का पैसा इस्तेमाल हुआ। गरीबों का पैसा मेस्सी को बुलाने में। 2012 आते आते शारदा ग्रुप पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा। और साथ ही पैसा विदेश भी जाने लगा। दुबई, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका। तो पैसा कहाँ गया, किसके खाते में पहुंचा, ये आज भी रहस्य है। दिसंबर 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार को इन कंपनियों के खिलाफ स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। जनवरी 2013 शारदा ग्रुप के इतिहास में ये वो महीना था जब पहली बार आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से कम हो गया। पूंजी खेल का यही अंत होता है। जब नया पैसा नहीं आता तो पुराने निवेशकों को कुछ नहीं दे सकते, और जब पुराने निवेशकों को नहीं दे सकते तो बात फैलती है। बात फैली, एजेंट घबराए, निवेशक घबराए। सुदीप्त सेन भागा। 6 अप्रैल 2013 को उसने वो 18 पन्नों का खत लिखा। उस खत में उसने लिखा, कुणाल घोष ने उसे मीडिया में पैसा लगाने पर मजबूर किया। सृंजय बोस ने 60 लाख रुपए प्रति माह लिए। नलिनी चिदम्बरम, जो एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की अधिवक्ता पत्नी थी, उन्हें शारदा की कंपनियों को पंजीकृत कराने की कानूनी फीस दी गई। असम के एक प्रभावशाली कांग्रेस सांसद का भी नाम था। 22 लोगों के नाम। और फिर सुदीप्त सेन भागा कोलकाता से, बंगाल से, अब पहुंचा कश्मीर। 20 अप्रैल 2013 सोमवार, कश्मीर की वादियों में एक होटल पुलिस पहुंची। सुदीप्त सेन और उसकी सहयोगी देवजानी मुखर्जी गिरफ्तार। देवजानी की
तनख्वाह क्या थी? 1 लाख रुपए महीने नकद और 1 लाख रुपए चेक से अलग से भत्ते। वो भी गिरफ्तार। इधर बंगाल में तूफान आ गया। 17.5 लाख निवेशकों को पता चला पैसा गया। उसी साल अप्रैल से 325 से ज्यादा शिकायतें दर्ज और जो एजेंट थे जो खुद भी ठग गए थे वो टूट गए। एक के बाद एक आत्महत्या। 2013, 2014, 2015 के बाद सालों में भी आज तक कुल गिनती 200 से ज्यादा है। एक पूरे इलाके का हाल कैसा था? एक गवाह ने बताया, दक्षिण बारासत पूरा शहर ऐसा लग रहा था जैसे चक्रवात आया हो। हर घर में या तो एक कंगाल निवेशक था, एक भागा हुआ एजेंट था, जो कभी दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, खुशहाल घर बर्बाद हो गया, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, व्यापारियों ने दुकान खोलना बंद कर दिया। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, एक पूरे समाज का नुकसान था। फरवरी 2014, सुदीप्त सेन को पहली सजा 3 साल, लेकिन ये सजा थी भविष्य निधि के पैसे ना जमा करने के लिए, यानी 17.5 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं, सिर्फ कर्मचारियों की भविष्य निधि नहीं देने के लिए नहीं। यही है भारतीय न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार। अप्रैल 2014, प्रवर्तन निदेशालय ने सुदीप्त सेन की पत्नी प्याली सेन और बेटे शुभजीत को गिरफ्तार किया। वो 2 महीने से फरार थे। दिसंबर 2014, सबसे बड़ी गिरफ्तारी, मदन मित्रा, बंगाल के खेल और परिवहन मंत्री ममता बनर्जी के करीबी, गिरफ्तार। वो 21 महीने जेल में रहे। सितंबर 2016 में जमानत मिली। इसी दौरान रोजवेली घोटाला भी सामने आया। रोजवेली एक और पोंजी खेल और यह शारदा से भी बड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार रोजवेली ने 17,520 करोड़ रुपए जमा किए, शारदा से 5 गुना बड़ा। दिसंबर 2016, तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद तापस पाल गिरफ्तार। जनवरी 2017, पार्टी के लोकसभा में नेता सुदीप बंदोपाध्याय गिरफ्तार। बंगाल की राजनीति में हर महीना एक नया झटका। 3 फरवरी 2019, रात का समय, कोलकाता। केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक टीम कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के सरकारी आवास पर पहुंची। राजीव कुमार वही जिन्होंने 2013 में शारदा घोटाले की जांच के लिए बने विशेष दल का नेतृत्व किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो का आरोप था राजीव कुमार ने उस जांच में साक्ष्य नष्ट किए बड़े नेताओं को बचाने के लिए, लेकिन जो हुआ वो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। कलकत्ता पुलिस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। जी हाँ, एक राज्य की पुलिस ने केंद्र की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। घंटों बाद छूटे और अगली सुबह ममता बनर्जी सड़क पर धरना, और उस धरने के मंच पर उन्होंने राजीव कुमार को पुलिस पदक पहनाया, सार्वजनिक रूप से कैमरों के सामने। पूरा देश देख रहा था, पूरा देश पूछ रहा था क्यों। उच्चतम न्यायालय ने दखल दिया, आदेश दिया राजीव कुमार से पूछताछ शिलांग में होगी, बंगाल के बाहर। फरवरी 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनसे 39 घंटे 5 दिन की पूछताछ की। क्या पूछा, क्या जवाब मिला, क्या साक्ष्य किया, ये आज तक सार्वजनिक नहीं। मार्च 2019, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वोडाफोन और एयरटेल के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। आरोप, दोनों कंपनियों आरोपियों के फोन रिकॉर्ड नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही, किसके कहने पर, यह रहस्य आज तक नहीं खुला। 2014, एक पत्रकार मैथ्यू सैम्यूल ने एक ऑपरेशन किया। उसने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, कहा एक कंपनी का काम करवाना है, पैसा दे रहा हूँ, और कैमरा चल रहा था। जो लिया गया वो कैमरे पर कैद हुआ। यह वीडियो 2016 में सार्वजनिक हुआ और इसमें दिखे तृणमूल के कई बड़े बड़े नेता। मई 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने फरहाद हकीम, सुब्रतो मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवान चटर्जी को गिरफ्तार किया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अभियोजन की अनुमति दी थी। गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी और फिर से राजनीतिक नाटक। 2022, रोजवेली के पीड़ितों का थोड़ा सा पैसा वापस मिला। प्रवर्तन निदेशालय ने संपत्तियां बेचकर अक्टूबर 2024 तक 7,50,000 पीड़ित को 515 करोड़ रुपए वापस मिले, लेकिन कुल डूबी रकम 15,000 करोड़ से ज्यादा, यानी 1% से भी कम वापसी। दिसंबर 2020 में सुदीप्त सेन ने जेल से एक और खत लिखा, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। नए नाम लिखे हैं। अक्टूबर 2025 में उच्चतम न्यायालय ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी से संरक्षणा वापस ले ली। 13 साल बाद और आज 2026 में जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, 17.5 लाख पीड़ित अभी भी इंतजार में है। उनके वकील हैं, उनकी अदालत तारीख है, लेकिन पैसा नहीं। वो सवाल जो रहस्यमय बने रहे। और अब मैं आपको सामने वो 5 रहस्यमय रखता हूँ जो आज तक नहीं सुलझे। पहला रहस्य, दुबई, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, सादा पैसा इन देशों में गया। ये जांच में सामने आया, लेकिन वहां किसके खाते में गया ये आज तक सार्वजनिक नहीं। क्यों? राजीव कुमार ने विशेष जांच दल की जांच में क्या छिपाया? केंद्र जांच ब्यूरो कहती है सबूत नष्ट हुए, लेकिन कौन से सबूत, किसकी रक्षा के लिए? ये शिलोंग में हुई 39 घंटे की पूछताछ में क्या निकला, ये आज तक गुप्त है। वोडाफोन और एयरटेल ने आरोपियों के फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं दिए? ये वो कंपनियां जो हर सरकारी आदेश मानती है, फिर इस मामले में क्यों नहीं?
किसके कहने पर नहीं दिए। सागर घोटाला ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं था, ये विश्वास का कत्ल था। उन लोगों का विश्वास जिन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया, जिन्होंने सरकार पर भरोसा किया, जिन्होंने नेताओं पर भरोसा किया, और सिस्टम ने, सरकार ने, नेताओं ने उन्हें धोखा दिया। 13 साल बीत गए, 17.5 लाख लोग, 200 से ज्यादा मौतें, 30,000 करोड़ रुपए, और न्याय अभी बाकी है। ये कहानी बंगाल में जब भी कोई चुनाव होता है याद दिलाती है कि सत्ता का असली इतिहास ये नहीं कि आपने क्या वादा किया, असली इम्तिहान ये है कि जब आपके सामने एक गरीब का पैसा डूब रहा था तो आपने क्या किया। बोलने का वक्त था, आप चुप रहे। बचाने का वक्त था, आपने बचाया उन्हें जिन्होंने आपको पैसे दिए। ये बोंजी की कहानी है। यह कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक भी पीड़ित को उसका पैसा नहीं मिलता, जब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलता, जब तक एक रहस्य बना रहेगा। ये डॉक्यूमेंट्री यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।